लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है जो हमें अपने विवेक से एक अच्छे उम्मीदवार को चुनने का मौका देती है। लेकिन मत देने से पहले हमें अपने अधिकारों की जानकारी होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप, हम और दूसरों की हम आवाज़ बन सकें और अपने अधिकारों को जान सकें। नमस्कार, मेरा मत मेरा अधिकार इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सर, एक हम बात करें एक मतदाता के रूप में, जैसे कि आज का हमारा विषय है मेरा मत मेरा अधिकार। एक मतदाता के अगर रूप में मैं बात करूं तो हमारे अधिकार क्या हैं? जैसे कि आपने कहा, हमारे अधिकार के बारे में बात करेंगे। जैसे हमें संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमारे स्वतंत्र अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। तो इसी में हमारे एक मौलिक अधिकार में जिस मतदान का अधिकार भी रखा गया है। और इस अधिकार के होते हम अपना एक योग्य प्रतिनिधि चुनाव करते हैं और वोटिंग के द्वारा। और जैसे भी हम 18 साल की एज क्वालिफाई करते हैं तो हम एक मतदाता बनने के योग्य हो जाते हैं और उसी के माध्यम से हम अपना एक योग्य नेता चुनते हैं और जो कि आगे हमारी इलाके की प्रगति के लिए सरकार बनाई जाती है, उसमें चुना जाता है। सर, ये आपने हमारे अधिकारों की बात की कि जब हम वोट देते हैं, अगर हम वोट देने की बात करें, मैं मतदान जैसे कि 18 साल की उम्र की बात की, जो वोटर जो है वो वोट देने चाहता है तो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, बढ़िया। इसमें कहेंगे कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने फ़ोटो पहचान पत्र जो हर एक मतदाता को जारी किया है, जो भी हमारे इलेक्टोरल में दर्ज हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वोटर आई डी कार्ड जा रहा है। किसी कारण कोई मतदाता मतदान के दिन अपना वोटर कार्ड लाना भूल जाता है तो उसके लिए प्री इंटीमेशन में हमारे अन्य डॉक्यूमेंट जो निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किए। जब से पहले हर एक आम सामान्य भाषा में बोले तो हर एक के पास आजकल ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा कार्ड है, बैंक पासबुक है, पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस की पासबुक है इसके तहत, और पासपोर्ट है उसका, और हमारे अन्य डॉक्यूमेंट जैसे सर्विस कार्ड है, आधार कार्ड है, हर एक के पास होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ कार्ड है, जिसके द्वारा ही कोई जिस ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे फ़ोटो लगी हो, गवर्नमेंट दस्तावेज होना चाहिए, उसके दिखा करके ही अपना मतदान कर सकता है। जी, हम मत और मतदाता की बात करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने बताया कि मतदान करना इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा माध्यम है हमारे संवैधानिक व्यवस्था में है जिसके द्वारा हम अपनी सामूहिक आवाज़ को एक प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान ही ऐसा माध्यम बनाया गया है जिसमें ईवीएम भी आती है, जिसके द्वारा हम अपना योग्य नेता चुनते हैं। और उसमें बात करें हम लोकल बॉडीज़ के प्रधान की बात करें, एमएलए एमपी की बात करें, और भी हमारे लोकल बॉडीज़ में स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी चुनाव होते हैं, और राज्यसभा के चुनाव, जो भी हमारे चुनाव की बात करें तो उसमें मतदान एक वोट करने का जो माध्यम है वो उसमें इम्पोर्टेंट है। जी सर, जैसे कि हम पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं और हमें पता चलता है कि मेरे नाम से किसी ने वोट कास्ट कर चुका है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि हम किसको कंप्लेंट करें, हम निर्वाचन अधिकारियों को कैसे संपर्क करें कि हमारा जो है वो वोट कास्ट हो चुका है और अब मैं अपना वोट कैसे डाल सकती हूँ? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। ऐसा पहले समय में पिछले इलेक्शन की बात करें होता रहा है कि इसको बोलते हैं इम्पर्सनेशन, जिसमें बोलते हैं कि किसी जो मतदाता के स्थान पर कोई और मतदाता मतदान कर गया और जो एक्चुअल मतदाता पहुंचता तो उसको पता लगता कि उसका नाम तो टिक हो चुका है और वो अभी वोट नहीं कर पाएगा। उस केस को हम कहते हैं टेंडर्ड वोट करने का। टेंडर्ड वोट, इसका मतलब ये कहा जाता है कि हम जो बैलेट पेपर हमारे जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के छपते हैं और उसमें हम हर एक स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन में 20-20 टेंडर्ड बैलेट पेपर के लिए जनरल बैलेट पेपर देते हैं। इसमें कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट का डिटेल होती है और उस केस में उस इलेक्टर को टेंडर्ड वोट एक फॉर्म भरवा जाता है, फॉर्म 13D। उस पर ये जो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसमें अपना पुराने तरीके से जो एरो क्रॉस मार्क होती है उसके द्वारा अपना वोट कास्ट कर सकता है, और उस वोट को पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलग से रखता है और वो ईवीएम में कास्ट नहीं होता। तो
इन द शॉर्ट वे में बोलें कि उसका जो मतदान तो करवाया जाता है, लेकिन उसको गिनती में हम काउंटिंग में नहीं लेते, क्योंकि वो एक टेंडर्ड बैलेट पेपर माना जाता है इसको। जी सर, जैसे आपने पोलिंग स्टेशन की बात की कि अगर आपको वोट डाल दिया है किसने, उस बारे में हमने बात की। अगर पोलिंग स्टेशन पे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अलग तरह की गतिविधि हो रही है या कुछ गैर कानूनी तरीके से वोटिंग की जा रही है, तो उस समय हम अधिकारियों को सूचित कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसको बोल सकते हैं कि एमसीसी का वायलेशन कोई हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स लागू हैं, जिसके द्वारा मतलब उनको पालना की जानी जरूरी होती है। तो ऐसे कई बार ऐसा लगता है कि सामान्य मतदाता की वहाँ को वायलेशन हो रहा है, मान लो कोई गाड़ियाँ भर भर के ला रहा है, या कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, या मोबाइल अंदर ले जा रहा है, ऐसी कुछ नियम है जिसको प्रतिबंधित है। ऐसे केस में एक हमारा सी विजिल ऐप है। सी विजिल ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसको मतदाता अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है, और वहीं उसके फ़ोटो क्लिप्स लेकर के उस ऐप के द्वारा ही आगे सेंड कर सकता है, जो कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, निर्वाचन अधिकारी, उनके पास पहुंचता है। हमारी जो टीम्स लगी होती है उनको आगे जो कन्वे किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों का वो एक विद इन 100 मिनट्स में उसको डिज़ोल्व करना होता है, सारी डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो ये सारी सी विजिल ऐप में हम जैसे बात करें कि जो हमारा अभी कैंपेन पीरियड चलेगा, ऐसे में हम वायलेशन कोई देखता है तो उस माध्यम से सी विजिल के ऐप माध्यम से जो उसको फोटोग्राफ उस ऐप के माध्यम से भेज सकता है, सेंड कर सकता है उसको ऐप डाउनलोड करके। और उसमें ये आवश्यक है जो फ़ोटो जो एट ए स्पॉट लिया जाता है उसको 5 मिनट के अंदर कंसर्न उसमें ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है, जहाँ जहाँ उस एरिया का जो कंट्रोल रूम बना होता है। तो उसका सर, जैसे कि मेरे अधिकारों की बात की जा रही है, मेरे मत की बात की जा रही है, अगर मुझे लगता है कि कैंडिडेट जो है वो, मैं दोनों कैंडिडेट्स में, अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहती और अपने मत का प्रयोग करना भी चाहती हूँ, और पर मैं इन कैंडिडेट्स से नाखुश हूँ, तो मैं किस तरह से वोट कर सकती हूँ? हाँ, इसमें हम सभी जानते हैं एक नोटा का प्रोविज़न है, नॉन ऑफ दी अबव। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बैलेट पेपर छपता है जिसमें कॉन्टैक्ट कंट्री की डिटेल आती है, तो उसमें लास्ट ऑप्शन एक जो नोटा का सिंबल रखा तो नोटा लिखा होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें हमारे ईवीएम में भी ये जो बैलेट पेपर जो इंसर्ट होता है उसके बटन के अगेंस्ट उसको प्रेस करके अपने नोटा का मतलब नॉन ऑफ इसमें से जो भी कैंडिडेट हैं उनमें से उसको कोई पसंद का उम्मीदवार नहीं है, तो उस अपने रूल 49 ओ के तहत अपना नोटा अपना मत प्रकट कर सकता है कि उसको ये कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट उसको पसंद का नहीं है। तो इस केस पे नोटा वोट जो है वो उसको काउंट में नहीं लेते, और उसका एक तरह से अपने एक्सप्रेस करना होता है कि उसकी जो इच्छा है वो उनको किसी को एक पसंद की नहीं कैंडिडेट की। सर, जैसे कि हमने नोटा की बात की, हम अब ईवीएम पे बात पे आते हैं कि ईवीएम मशीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो ईवीएम मशीन्स की जांच किस तरह की जाती है, कैसे चेक किया जाता है कि प्रॉपर वर्किंग है, और उनकी देखरेख कैसे की जाती है? हाँ मैडम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पर ईवीएम हम स्टोर करते हैं वो वेयर हाउस बने हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए गए हैं, जिसकी प्रॉपर 24/7 पुलिस एस्कॉर्ट में उसको मशीनें रखी जाती हैं। जब स्टार्ट में इसको 6 महीने पहले हम इनको मशीनों की जांच करते हैं, जिसमें हमारे जहाँ जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल की मशीन यूज़ होती हैं, जो ये कंपनी के इंजीनियर आते हैं वो उनके द्वारा ये चेक होती है सबसे इनिशियल तौर पर, और जो भी डिफेक्ट होती है उनको कंपनी में वापस भेजा जाता है। उसके उपरांत जैसे ही हमारे कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, मान लो अभी 17 को हमारी विड्रॉल है, उसके बाद हमारे पास जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने फ्रेम है कैंडिडेट उनके द्वारा बैलेट पेपर के द्वारा हम तैयार करते हैं, और वो मशीनें फिर आजकल हमारी जो एसटीएम लेवल पर जहाँ पर एक्चुअली रिटर्निंग ऑफिसर हैं हमारे, जो ARO हैं, इसमें हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी रिटर्निंग ऑफिसर DC हैं, मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, और हमारे 6 AC में वाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें हम बात करें 18 धर्मशाला है, 21 लाहौल स्पीति है, सुजानपुर है, बड़सर है, कगरेट है, और कुटलैड कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पर 6 AC में हमारे वाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सारी मशीनें हम सभी ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूंसी वहीं पर हमने भेज दी गई हैं। वहाँ पर अभी इसकी जो फाइनल चेक होगा, अभी कभी फिर से कैंडिडेट आएंगे
मशीनें चेक भी होगी उनमें जो, और कैंडिडेट का जो सिंबल लोडिंग भी होगी। तो ये सारी जो है सिस्टम जो वोटर सिंबल लोडिंग यूनिट होता है एक कंपनी का, जो सस्पेक्टेड कंपनी के इंजीनियर आते हैं वो चेक करते हैं, और वो उसके हमारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट जो नुमाइंदे उनके प्रेजेंस में एक टीम में लगकर इनको तैयार करते हैं, और इनको बिल्कुल सिक्योरिटी, वीडियोग्राफी और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए सारी चीज़ें चेक करते हैं हम इसमें। सर ये बात की हमने वोट होने से पहले की हमने बात की कि किस तरह से उनकी जांच की जाती है। वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग पोलिंग स्टेशन से लेकर जो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है जब तक जो है वो काउंटिंग नहीं होती है, इनको कैसे इनका कंट्रोल रखा जाता है, कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से सुरक्षित हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएम के विषय में आपका। हम बात करें कि जैसे पोलिंग होने के बाद हमारे 1 जून को पोलिंग है, और 1 जून रात को ही हमारे पास मशीनें वापस जो हमारे 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के अगेंस्ट हमने 30 जो सेंटर बनाए जहाँ पर काउंटिंग होगी, और उसमें सारा जो प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन से अप्रूव हो चुका है, और उस तरह उसकी सारी अरेंजमेंट तैयारियाँ काउंटिंग हॉल्स की हमें इन प्रोग्रेस हैं। और जैसे ही हमारे पास ये मशीनें आएंगी तो ये जो हमारे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रूम बनता है। उस स्ट्रॉन्ग रूम में सारे लेआउट के अनुसार मशीनें रखी जाती हैं, और इनका प्रॉपर जो 4 टाइप की मशीनें को हम अलग से रखते हैं। जैसे हमारी पोल मशीनें एक तरह से रखते हैं फोल्ड, और जो ड्यूरिंग पोलिंग में जो ख़राब होगी मशीन उनको एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है जहाँ से काउंटिंग के लिए लाते हैं। कुछ मशीनें ऐसी जो हमारी इनिशियल मॉक पोल के समय ख़राब हो जाती है उनको अलग से रखा जाता है, और कुछ स्टार्टिंग डिफेक्टिव मशीनें हैं उनको अलग से रखा जाता है, और कुछ रिजर्व मशीनें तो उनको भी हम 1 ABCD 4 प्रकार के स्ट्रॉन्ग रूम बनाते हैं, उनमें इनको रखते हैं। और इनका रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। उनका जो 24/7 टोटल वीडियोग्राफी, और साथ साथ आर्मर पुलिस का 3 डोर का ऑर्डर बनता है इसमें, और उनको पोलिंग के बाद काउंटिंग समय तक उसमें रखा जाता है, और उसके बाद ये 45 डेज के लिए भी हमारे ये डेटा ईवीएम प्रिजर्व रहती है उसी स्ट्रॉन्ग रूम में। जी जी सर, जैसे आपने ईवीएम के बारे में बताया कि किस तरह से इनको सुरक्षित रखा जाता है। अब सर मैं थोड़ा सा अब कैंडिडेट की तरफ आना चाहूँगी। जो हमारे इलेक्शन जो लड़ रहे हैं जो कैंडिडेट है, तो वो उस समय जैसे उनकी होर्डिंग्स की बात करें, या हम वॉल पेंटिंग्स की बात करें, या हम कहें कि वो पैम्पलेट्स जो देते हैं, तो उस पर भी उनके खर्च पर, और वो किस तरह से जो लगा रहे हैं कौन सी जगह पे लगा सकते हैं, क्या इनका भी चेक किया जाता है, इनका भी प्रावधान है, और क्या खर्च जो करते हैं उस पर भी चेक किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैडम आपका। सबसे पहले हम बात करें कि जो ये पोस्टर पम्फलेट्स की बात करें कि अभी हमारा 17 के बाद कैंपेन पीरियड शुरू हो जाएगा। 14 दिन का कैंपेन पीरियड है जिसमें उम्मीदवार अपना वोटिंग कन्वेंसिंग के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रचार करते हैं, लोगों के रैलियाँ करते हैं, और अलग अलग माध्यम से वो अपना मत अपने मत को गेन करने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। तो रूल 127A के तहत आरपीएट कुंजा के यहाँ जो भी उसने अपना प्रिंटेड मटेरियल, पोस्टर, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, या बात करें कि और भी सोशल मीडिया जो इन सॉफ्ट में जो कैंपेन आज के समय में होता है, तो जो भी उसने करना उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन इन द सेंस कि उसको रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे आरओ हैं, जैसे बात की कि 4 हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के आरओ हैं, और 6 वाई इलेक्शन में जहाँ पर हो रहा है वहाँ के जो आरओ से असेंबली इलेक्शन के लिए, उनसे प्रॉपर जो उसने मटेरियल छपवाना है उसका सैंपल, और जिस पब्लिशर से उसने प्रिंट कराना उसका सारी डिटेल उसको चाहिए, और जो भी उसका पम्फलेट प्रिंटिंग मटेरियल बनता है उस पर प्रिंटर का भी पूरा नाम और कितनी कॉपीज वो छपाई जा रही है वो सारी चीज़ वो होनी चाहिए, और उसका सैंपल कंसर्न आरओ के पास भी उसको जमा करवाना होता है। इसकी वायलेशन के लिए वो इसमें स्ट्रिक्ट सेक्शन लिया जाता है, और उसमें सजा का प्रावधान भी है। जी सर, ये तो हमने बात की कि क्या गाइडलाइंस हैं उनके लिए, पर हमें थोड़ा सा खर्च की बात पे आऊँ तो क्या ये तय किया जाता है, सीमा तय की जाती है कि खर्च की, तो किस तरह से जो है विभाग निर्वाचन अधिकारी जो है वो किस तरह से इस पे चेक रखते हैं? हाँ, सबसे पहले बात करें कि जो हमारे इस प्रकार इस अभी करंट में पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, लेकिन जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ
बात करें कि सबसे पहले हम जो असेंबली इलेक्शन में खर्चा की लिमिट एक मात्र 40 लाख है जी। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो कंटेस्ट करता है उसमें 95 लाख 95 लाख की उसकी लिमिट रखी गई है। इससे अधिक खर्चा जो करता है तो उसको वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसमें निर्वाचन नियम के तहत उसमें है। और इस खर्चे को उनको जैसे भी वो नॉमिनेशन भरते हैं उस समय से इनका खर्चा चालू हो जाता है। उसमें जो रैली प्रशासन निकालते हैं व्हीकल का वो सारा खर्चा उनका इंक्लूड चल जाता है उस डे से ही। और ये जो लास्ट हमारे पोलिंग डे तक जितना भी खर्चा पोलिंग के बाद भी उनका जो जुलूस प्रशासन वो सारा इंक्लूड करना था। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतलब जैसे भी कोई अपना नॉमिनेशन भरता है उसके लिए 3 प्रकार के उसको खर्चे मेंटेन करने के लिए रजिस्टर दिए जाते हैं और उनमें प्रॉपर उसको बिल वोचर के साथ अपना रिकॉर्ड रखते हुए 3 टाइम जो हमारे ऑब्जर्वर आए होते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर उनको चेक भी कराना होता है टाइम टू टाइम जो कैंपेन पीरियड में। और साथ ही साथ जो इलेक्शन कंडक्ट हो जाए तो विद इन 30 डेज उसको ये अपना खर्चा सबमिट भी करना होता है पूरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स और इसमें एफिडेविट के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसको अपना एक्सपेंडिचर इलेक्शन एक्सपेंडिचर एजेंट भी बना सकते हैं जो कि उनका प्रॉपर खर्चा रखा जाए। ये बहुत मैंडेटरी है और इसका उनको कैंडिडेट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको खर्चे का हिसाब देना और उस यदि ठीक से ना खर्चा अकाउंट मेंटेन करें या खर्चा लॉस नहीं तो उनको रूल 10 ए के तहत डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जी सर, जो सरकारी सेवाओं के साथ जो जुड़े हैं वो अपना वोट कास्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट से जो जुड़े हैं जो उस समय सर्विस अपनी दे रहे हैं तो वो अपना वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं? हाँ मैडम, इसमें जो इसका एक पोस्टल वाले पेपर है मतलब डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है लेकिन अभी हाल ही जो अभी निर्वाचन आयोग ने रूल 18(1) के तहत ये प्रावधान कर दिया, रूल में ये चेंज ला दी कि अभी जो कोई भी जो पोल ड्यूटी पे स्टाफ है एसेंशियल सर्विसेज की स्टाफ है, हम बात करें जो ड्राइवर कंडक्टर है या पोल ड्यूटी स्टाफ है तो वो डाक द्वारा ये मतपत्र भेजना अब बंद हो गया है। अब उनको अलग तरह से हम जैसे बात करें कि जो जैसे भी हमारा कुछ स्टाफ पोल ड्यूटी पे है, कुछ जो एसेंशियल सर्विस हमारे 8 प्रकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया कि जो नोटिफाइड हैं और उनके लिए भी ये मतलब पोस्टल बैलेट पेपर जारी किया जाता है। और जिसमें हम बात करें कि जनरल पोल ड्यूटी स्टाफ, ड्राइवर कंडक्टर, माइक्रो ऑब्जर्वर और दूसरे हमारे जो एसेंशियल सर्विस स्टाफ है उनके लिए जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर एक वोटिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाता है, अलग से बनाया जाएगा, उसमें वो वोट करेंगे। मतलब जैसे ही उनको वोट ड्यूटी से जाने से पहले जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है उसमें उनको पोस्टल वाली पर अप्लाई करना तो उससे पहले और उस दिन उनको वोट कास्टिंग करवाया जाएगा और वहीं पर वो वोट कास्ट करेंगे और वहीं जमा करवा देंगे। किसी को घर ले जाने के या बाद में पोस्ट करने का या पोल करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारी अलग 68 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ से जो भी स्टाफ का उनका अलग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है अपना नाम दर्ज हो, जिसको पीबी जारी होना तो पोस्टल बैलेट पर तो जारी होंगे लेकिन उसका जो हमने एक क्लियरिंग सेंटर की व्यवस्था की है जो अपने आदरणीय सीओ साहब की तरफ से निर्वाचन आयोग के निर्देशन, जहाँ हमारा ITI शिमला में हमने एक क्लियरेंस सेंटर बनाया है जिसमें हमने 3 डेट्स निर्धारित की हैं। सबसे पहले 22 मई को जितने भी हमारे पास जो भी ऐसे कोई अन्य सरकारी सेवा में जो कार्यरत हैं जहाँ उन्होंने वोट कास्ट करना है तो वो 22 तारीख को जितने भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ARO हैं, SDM वहाँ से स्टाफ को हमने नोडल ऑफिसर लगाए हैं, वो फर्स्ट टाइम लाएंगे अपने पोस्टल बैलेट पेपर यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे और सेकंड वो 28 तारीख को आएंगे और थर्ड टाइम वो 2 जून को आएंगे जिस दिन सभी वो पोलिंग हमारी पूरी हो चुकी, चाहे पोलिंग पार्टी या एसेंशियल सर्विस का, और वो सारे आकर के जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के लिए उसको हम सेंड कर देंगे जहाँ पर उसकी काउंटिंग होगी। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से सर, ये तो हमने बात की जो ड्यूटीज़ पे तैनात हैं, पर ड्यूटीज़ पे तैनात जो जिनको रखा गया है, जिनको ड्यूटीज़ दी गई है तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वोट कास्ट करवा सके और जो है सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चला सके। तो उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करवाई जा रही है? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। हमने जो भी स्टाफ ड्राफ्ट किया है वो
हमारी ड्यूटीज़ जो स्टाफ लगना है उनकी ड्यूटीज़ के लिए एक बार उनको ऑर्डर चले गए हैं। ट्रेनिंग उनको फर्स्ट ट्रेनिंग हो चुकी है पिछले 22-23 अप्रैल को, और अभी सेकंड ट्रेनिंग भी उनको 22 से 25 मई तक हमने प्लान किया। सभी ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी हमारे स्टाफ हैं, तो उसमें उनको बैच वाइज के आधार पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मान लो 300-400 का स्टाफ हो सकता है हमारे जो एक एसी में, तो उनको 50-50 के बैच के अनुसार उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसमें ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है कि उनको ईवीएम के किस प्रकार से वोटिंग करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो हैंड्स ऑन उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और उसमें वोटिंग समय में क्या हमारे रूल्स के अनुसार ध्यान रखना है, किस प्रकार से ईवीएम सेफ्टी सिक्योरिटी करनी है, पोलिंग स्टेशन पे कैसे सेटअप करना है, और वो हमारी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेचुरी डॉक्यूमेंट है, नॉन स्टेचुरी, वो सारे कैसे तैयार करने हैं, वो प्रॉपर उनको ट्रेन करके भेजा जा रहा है, और उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि क्या वो फुली परफेक्ट हैं इस कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये समय समय पर इसका ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, प्लान किया है। जी सर, हम बात करें 18 से 19 वर्ष तक के जो वोटर्स की अगर हम बात करें, तो इस बार जो है वो यंग वोटर्स की 2 करोड़ से अधिक जो संख्या है वो यंग वोटर्स की है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो फर्स्ट वोटर्स को वोटिंग के लिए विभाग के द्वारा किस तरह से तैयार किया जा रहा है, किस तरह से उनको जागरूक किया जा रहा है? हाँ मैडम, इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे बहुत कमीशन का ये बड़ा फोकस है, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी हमारे 18 साल की एज क्वालिफाई करता है उसका नाम वोटर सूची में हो। उसके लिए पिछले साल से हमारे जो प्रयास जारी हैं, और काफ़ी हद तक हमने इसको चीज़ को कवर किया है। और जो भी हमारे पास 18 साल से फर्स्ट टाइम वोटर यंग वोटर है, 1,76,523 वोटर हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि अवेयरनेस का हम बहुत कर रहे हैं। अवेयरनेस की जब से वो इनके एनरोलमेंट चला है पिछले सितंबर अक्टूबर से, तो विभिन्न कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, और जहाँ भी हमें यंग वोटर की नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और स्कूलों के कॉलेज के माध्यम से हम इसका अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। तो उनका मोटिवेट करने का इसमें प्रतियोगिता भी करवाई गई हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर के लिए हम इन्विटेशन लेटर भी भेज रहे हैं, अलग प्रयास चल रहे हैं। तो उनका विभाग का यही प्रयास है कि उनको मतदान तक लाया जाए और वोटिंग के लिए उनको तैयार किया जाए, उसमें प्रयास जारी है। जी सर, हम वोटिंग लिस्ट की जैसे आपने बात की कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, तो किस तरह से जो मतदाता है वो अपने आप को वोटर लिस्ट में चेक कर सकता है? हाँ, इम्पोर्टेंट यही है कि वैसे तो विभाग का एक कमीशन के तौर से ये कार्यक्रम चल पड़ा है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी करते हैं हम, जिसमें जो मतदाता सूची में उसका नेम, पर्टिकुलर फ़ोटो और वो एंट्री, मतदान केंद्र का नाम, वो सारी चीज़ इसमें इंडिकेट होती है। वो हमने हमारे पास तैयार हो चुकी है, हमने सभी एसडीएम को भेज दिया है, और अगले 16 तारीख के बाद ये घर घर बांटना शुरू हो जाएंगे BLOs। एक तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जिसमें उसका नाम, क्रम संख्या, वो सारी चीज़ डिटेल है। दूसरा हमारा एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें हमने अपने वोटर कार्ड नंबर के द्वारा भी और अपने नेम, पार्टिकुलर एज डाल के भी उसमें सर्च कर सकते हैं, और इमीडिएटली हमारे मोबाइल में वो सारा डाटा हमारा वो OTP माध्यम से हमारा वोटर जो डिटेल है वो आ जाती है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, उसमें हमें कहीं भी जाने की, जब कहीं भी वोट लिस्ट चेक करने के, देखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो वोटर ये कॉन्फिडेंट हो जाता है उसका नाम वोट सूची में है, वो मतदान कर सकेगा, और वो कहाँ दर्ज है, किस क्रम संख्या पर, किस प्रकार से स्ट्रीम लाइन वो वोट कर पाएगा। तो वो एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, और उसके द्वारा भी हम जो मतदाता ये जानकारी ले सकता है। इसमें बात एक इम्पॉर्टेंट जोड़ दूँ मैं कि जहाँ जो वोटर स्लिप जो हम दिए जा रहे हैं घर घर, वो वोटर स्लिप वो ID का एक डॉक्यूमेंट नहीं है। ID डॉक्यूमेंट तो उसको अन्य डॉक्यूमेंट जो हमारे IP के हैं, सबसे पहले जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं उनको एक डॉक्यूमेंट लाना होगा। वोटर स्लिप ऐसा कि नहीं है कि हम रिसेंटली उसको वोटर स्लिप दे रहे हैं और वोटर स्लिप दिखा के वोट करेगा, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे उसके लिए वो उसको वोटर डॉक्यूमेंट दिखाना ही आवश्यक है। जी सर, घर बैठे मतदान की हम इस समय बात कर रहे हैं। हम सुनते हैं कि घर बैठे आप मतदान कर सकते हैं, तो कौन है, कौन इस श्रेणी में रखा गया है जो घर बैठे जो है वो मतदान कर सकते हैं? इसमें मैडम हमारी 2 श्रेणी आती है। सबसे पहले हमारे जो 80+5 एज के जो बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है।
और दूसरा जो डिसेबल है, जो कि 40% से अधिक डिसेबिलिटी है, तो इसमें विभाग के द्वारा एक फॉर्म 12D सर्कुलेट किए जाते हैं, जो कि अनाउंसमेंट के बाद हमने जारी किए हैं, और इनकी 12 मई तक डेट थी, जो कि एसटीएम के पास वापस आने हैं। तो उसमें इलेक्टर जो हमारे पास वो आइडेंटिफाई हैं वोटर लिस्ट में है कि कौन कौन से हमारे 85+ के वोटर हैं और कौन सी डिसेबल हैं। उनके द्वारा BLO के द्वारा जो हम फॉर्म उनके घर घर पहुंचाते हैं, डिपार्टमेंट का ये एक कार्य है, और उसमें उनसे ऑप्शन ली जाती है कि क्या वो वाकई में ही अपने घर में मतदान करना चाहेंगे या कि मतदान केंद्र पे आके वोट कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन यदि कोई घर पे चाहेगा तो वो फॉर्म हमें 12 मई तक प्राप्त हो चुके हैं, उसका हमने पूरा डिटेल बना रही है, और उसको फिर एक टीम बनती है हमारी वोटिंग टीम पोल करवाने के लिए, जिसमें सारा वोटिंग कंपार्टमेंट वो इंडियल इंक या सारा वो बैलेट पेपर दिए जाते हैं पोस्टल बैलेट पेपर, तो उसमें उनके घर जाके प्रॉपर सिक्योरिटी में उनका मतदान करवाते हैं, और वो टीमें रूट वाइज डे टू डे जाती हैं हमारी। जो 20 के बाद हमारी मूवमेंट इनकी होगी। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को संदेश दें जो वोट देना चाहते हैं और जो वोट दे रहे हैं और जो फर्स्ट वोटर हैं और अपने मत अधिकार को समझे वोट दें। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप संदेश दें। ये हम सभी को विदित है कि अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, ऑल इंडिया में कुछ 3 फेज में हो चुके हैं, आगे भी क्रम में इसकी डेट निर्धारित हैं। तो ये एक वोट का महापर्व इसको बोलेंगे, और इसमें हर मतदाता का ये कर्तव्य है कि ये जो अधिकार दिया गया तो उसका कर्तव्य भी कि मतदान करने आए। विभाग का ये और इलेक्शन कमीशन का बहुत प्रयास है कि एक मतदाता को यदि वो दर्ज है तो अपने मतदान का प्रयोग, अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए मतदान पर अवश्य आए। उसके लिए ही हमारा जो प्रयास लगातार जारी है, और उस क्रम में जहां हम अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं, और वोटर्स के लिए एक ही दिन हम रखा कि 1 जून को, उसमें हिमाचल में लास्ट फेज में इलेक्शन है, तो उस दिन वोट पे करने के लिए आए। हम विभाग का यही एक क्लियर कट मैसेज होता है कि वोट किसको भी करे, किसी भी अपने अधिकार का जो है वो लेकिन अवश्य करे, अवश्य करे। आप तो हमारे उसका नैतिक कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव का पर्व 5 साल बाद आता है। ये देश के हर नागरिक का फर्ज है कि वो समझदार नागरिक बने, वोट दे और अपने अधिकार का प्रयोग करे। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।